नमस्कार दोस्तों, मैं निधि शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने होम साइंस चैनल में, जिसमें मैं आज एमए का होम साइंस प्रथम वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र का शॉर्ट क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जिसमें मैं 10 प्रश्न करवाऊँगी और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दोस्तों, आगे वीडियो को बढ़ाने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और आप अंत तक देखें, और वीडियो में जो त्रुटि हो या आप सभी को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करें, मैं अवश्य जवाब दूंगी। सो दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, ग्रामीण नेतृत्व से आप क्या समझती हैं? जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण नेतृत्व से आप क्या समझती हैं? नेतृत्व एक प्रक्रिया है। क्या है? नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति सामाजिक प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हुए एक सर्वनिष्ठ कार्य करता है। और ग्रामीण क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति ग्रामीण की समस्याओं को सुलझाने के लिए आम लोगों का नेतृत्व करता है या उनके विकास के लिए मार्ग बनाता है, उसे ग्रामीण नेतृत्व कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी तो समझ गए होंगे ग्रामीण नेतृत्व क्या है। ग्रामीण नेतृत्व क्या है, इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, देख लीजिए, बीच में है। जैसे कि मैं फिर से समझा देती हूँ। ये कह रहा है, जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हुए सामाजिक प्रभाव के द्वारा सर्वनिष्ठ, यानी जो सभी के लिए उपयोगी हो वह कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझाने के लिए जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझाने के लिए आम लोगों का नेतृत्व करता है या उनके विकास के लिए मार्ग बनाता है, उसे ही ग्रामीण नेतृत्व कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ग्राम प्रधान होता है उसके ऊपर ही ग्रामीण नेतृत्व होता है। ग्रामीणों का ग्रामीणों का विकास निर्भर होता है, ग्रामीण का विकास निर्भर होता है। और आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकीकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। इसमें मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है, जिसमें उद्योग धंधों का बोलबाला होता है। वास्तुता वस्तुतः यह आधुनिकीकरण का एक अंग है। बड़े पैमाने की ऊर्जा खपत, बड़े पैमाने पर उत्पादन, धातु कर्म की अधिकता आदि औद्योगिकीकरण के लक्षण हैं। एक प्रकार से यह निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने के हिसाब से अर्थ प्रणाली को बड़े पैमाने पर संगठन है। जी हाँ दोस्तों, औद्योगिकीकरण क्या है? यह सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया है जिस उद्योग हम जैसे नए नए उद्योगों का निर्माण करते हैं, उससे समाज का जो हित होता है, उसके आर्थिक यानी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, वही है औद्योगिकीकरण। नंबर 2 है दोस्तों, नंबर 3 है, सॉरी दोस्तों। और फिर मैं आप सभी से कह रही हूँ, प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आप सभी को होम साइंस के वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँ आप सभी के पास पहुँच जाए। नंबर 3 है, समाज की परिभाषा लिखिए। ऐसे समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, समाज किसे कहते हैं? एक से अधिक जहाँ लोगों का समुदाय होता है वही ही समाज कहलाता है, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाहन आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, वही क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। और आगे नंबर 4 दोस्तों देखते हैं, ग्रामीण गुटबंदी क्या है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण गुटबंदी क्या है? गांव में अलग अलग जाति या धर्म को मानने वाले या एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब कुछ लोग मिलकर एक दल बना लेते हैं, उसे ग्रामीण गुटबंदी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है? गांव में अलग अलग जाति के धर्म को मानने वाले या एक लक्ष्य को प्राप्त करने वाले के लिए जब कुछ लोग मिलकर एक दल बना लेते हैं, उसे ग्रामीण गुटबंदी कहते हैं। जैसे कि नवरात्रि आता है दोस्तों, मैं आप सभी को समझाने के लिए बता दूं, नवरात्रि आता है, दुर्गा पूजा, उसमें सभी हिंदू जात के जो होते हैं सब एकत्र होते हैं, वहाँ गुटबंदी होती है। और
लोग मिलकर एक दल बना लेते हैं। जिस और नंबर 5 है सम्मानवित ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं? सम्मानवित ग्रामीण विकास वह है जिसके अंतर्गत गांव के समुचित विकास के लिए इसका संचालन किया गया है। इसके लिए ग्रामों में कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं। जी दोस्तों, समन्वित ग्रामीण विकास क्या है? यह एक समुचित विकास है जिसके इसका संचालन किया जाता है। इसके लिए गांव में कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे कि इंदिरा आवास योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, रोजगार गारंटी योजना और आवास विकास योजना और युवा प्रशिक्षण योजना, स्वास्थ्य शिक्षा आदि। जी हाँ दोस्तों, ये सभी योजनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप सभी से पूछ लिया जाए गांव में ग्रामीण विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की जाती हैं, तो आप सभी बड़े आराम से बता सकते हैं कि इंदिरा आवास योजना है और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है और नंबर 3 पे आएगा आवास विकास योजना है और युवा प्रशिक्षण योजना और स्वास्थ्य शिक्षा आदि योजना है। और नंबर 6 है दोस्तों, ग्रामीण समाज के अध्ययन क्षेत्र के कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? आंसर कह रहा है ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 क्या है? जनसंख्या। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन में सबसे पहला भाग होता है जनसंख्या। जो इसके अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या एवं उसका वितरण, वृद्धि, बनावट, घनत्व, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं, जनसंख्या की बनावट आदि के अध्ययन को शामिल किया जाता है। और नंबर 2 है दोस्तों ग्रामीण सामाजिक संगठन। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण सामाजिक संगठन। स्मिथ ने ग्रामीण सामाजिक संगठन को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा है। स्मिथ बहुत बड़े ही साइंटिस्ट थे, समाजशास्त्री थे, जिन्होंने ग्रामीण सामाजिक संगठन के 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 है मानव का भूमि से संस्थात्मक संबंध और सामाजिक शरीर रचना। प्रमुख सामाजिक संस्थाएं जैसे कि जो गांव के अर्थात जो मानव होते हैं उनके भूमि से संस्थात्मक संबंध जो होते हैं। और नंबर 2 है सामाजिक शरीर रचना होती है। नंबर 3 रहता है प्रमुख सामाजिक संस्थाएं। और नंबर 3 है दोस्तों, जैसा कि आप सब देख चुके हैं, नंबर 1 था जनसंख्या, नंबर 2 था ग्रामीण सामाजिक संगठन और नंबर 3 है सामाजिक प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत विभिन्न संगठनात्मक एवं विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रियाओं को रखा जाता है, जैसे सहयोग, व्यवस्थापना, सात्मीकरण, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक प्रक्रियाएं आदि। उपयुक्त विषयों के अतिरिक्त स्मिथ ने सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक समस्याओं के अध्ययन को भी ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में शामिल किया है। नंबर 7 है दोस्तों, धर्म से क्या आशय है? कार्क ने एक स्थान पर लिखा है कि तुम बिना घरों, बिना विद्वानों, बिना राजाओं, बिना रुपयों, बिना सिक्कों की आवश्यकताओं, बिना थिएटर और व्यायामशालाओं के परिचय के समाज पा सकते हो, परंतु बिना पवित्र संस्कार, बिना ईश्वर, बिना प्रार्थना के प्रयोग, सत्य की विजय या असत्य को दूर करने के लिए बलिदान के बिना समाज न हो, न तो पर किसी ने कभी देखा है और न कभी देखेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी लाइन है, जैसा कि प्लूटार्क ने कहा है। और अभिप्राय यह है कि धर्म का व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अत्यंत महत्व है। यह एक ऐसे प्रेरक शक्ति है जिसका मनुष्य के जीवन पर अत्यंत गहन प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण जनता का तो धर्म में अटूट विश्वास होता है, उसके जीवन में प्रत्यक्ष
पक्ष पर धर्म की छाप रहती है, लेकिन ग्रामीण जीवन पर धर्म के प्रभाव का अध्ययन करने से पहले यह आवश्यक है कि हम पहले धर्म से परिचित हों। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने धर्म से परिचित होना चाहिए। और नंबर 8 है, भूदान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भूदान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कह रहा है भूदान आंदोलन के बारे में। सन 1951 में विनोबा भावे तेलंगाना पद यात्रा पर गए थे। क्या है दोस्तों, 1951 में जो विनोबा भावे थे वो तेलंगाना में पद यात्रा पर गए थे और 18 अप्रैल सन 1951 को वे यात्रा करते हुए एक ग्राम पोचमपल्ली पहुँचे थे। किस गांव में पहुँचे थे? पोचमपल्ली में। वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि उस ग्राम की कुल आबादी कितना है? 3000 है। किसानों में से 2000 किसान भूमिहीन हैं, जिसमें से 2000 किसान भूमिहीन थे। उन्हें वहाँ के किसानों से बातें करके यह भी ज्ञात हुआ कि यदि 80 एकड़ भूमि प्राप्त हो जाए तो वहाँ के समस्त भूमिहीन किसान स्वतंत्र भूमिधर के रूप में खेती कर सकते हैं। उन्होंने दोस्तों, कौन? उन्होंने विनोबा भावे ने उन्होंने भूमिधरों से भूमिहीन, जिनके पास भूमि रखी थी, जिनके पास अधिक भूमि थी, जैसे 2000 भूमि जिनके पास थी, उनसे भूमिधरों से भूमि मांगी और उनके कहने पर एक जमींदार श्री रामचंद्र रेड्डी ने उन्हें अपना 100 एकड़ भूमि प्रदान कर दिया। किसने 100 एकड़ भूमि प्रदान किया? विनोबा भावे को रामचंद्र रेड्डी ने। और तभी विनोबा भावे ने विचार किया कि यदि एक गांव में मुझे 80 एकड़ जमीन मांगने पर 100 एकड़ जमीन प्राप्त हो जाती है, तो क्या मैं देश के समस्त भूमिहीनों के लिए भूमि प्राप्त करूं? और बस उसी दिन से विनोबा भावे ने ग्राम ग्राम जाकर भूमिदान में मांगी। उनका लक्ष्य था 5 करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त करना। जी हाँ दोस्तों, यह पूछा जा सकता है कि विनोबा भावे का भूदान आंदोलन में क्या लक्ष्य था? उनका लक्ष्य था कि वे 5 करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त करें, जो गरीब किसानों को दे सकें जिनके पास भूमि नहीं थी। आगे 9वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संस्था से आप क्या समझते हैं? जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें कह रहा है संस्था से आप क्या समझते हैं? भारतीय ग्रामों में भी हमें विभिन्न सामाजिक संस्थाएं देखने को मिलती हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीणों को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये संस्थाएं ही ग्रामीण संस्कृति की रक्षक हैं। ग्रामीण लोगों के व्यवहार में संस्थाएं ही अनुरूपता पैदा करती हैं और सामाजिक नियंत्रण बनाए रखती हैं और लोगों का मार्गदर्शन भी करती हैं। और संस्थाएं ही ग्रामीण समाज में व्यक्ति की परिस्थिति, अधिकार और दायित्वों का निर्माण करती हैं। जी हाँ दोस्तों, यही संस्थाएं ग्रामीण समाज में व्यक्तियों की स्थिति के बारे में पता करती हैं और इन संस्थाओं का दायित्व होता है कि उनका निर्धारण करें। इस प्रकार ग्रामीण संस्थाएं ग्रामीण जीवन को आधार प्रदान करती हैं। ग्रामीण संस्थाएं सरल, प्राकृतिक की होती हैं। उन्हें धर्म की प्रधानता है। ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं पर परिवार, जाति और रूढ़ियों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। ग्रामों में संस्थाओं की बहुलता पाई जाती है। ग्रामीण संस्थाओं के अध्ययन द्वारा ही हम ग्रामीण समाज और लोगों के व्यवहार को भली भांति समझ सकते हैं। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि ग्रामीण लोग उनकी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर हम जानना चाहते हैं कि ग्रामीण लोग उनकी जो विविध बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति कैसे करते हैं, तो उनकी सांस्कृतिक शहरों से किस प्रकार भिन्न है
वे नियंत्रण कैसे बनाए रखते हैं, उनमें कौन कौन से सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं, उनकी प्रमुख सामाजिक समस्याएं कौन सी हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो हमें ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर हमें ये सब पता करना है, ये सब जानना है, जानने के लिए इच्छुक है, तो हमें सबसे पहले ग्रामीण सामाजिक संस्था का अध्ययन करना चाहिए और संस्थाओं के अध्ययन के आधार पर ही हम ग्रामीण पुनर्निर्माण का कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। और 10 नंबर दोस्तों है, यह लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें। अगर कुछ आप सभी को कुछ डाउट हो या कुछ प्रश्न करना हो तो आप सभी कमेंट में पूछ सकते हैं, जिससे मैं आप सभी को जवाब अवश्य दूंगी। और नंबर 10 प्रश्न है, परिवार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं में परिवार का प्रमुख स्थान है। परिवार ही ग्रामीण समाज की मुख्य आधारशिला है। प्रारंभ में परिवार का निर्माण प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं के कारण हुआ, जो आगे चलकर मानव की अनेक सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बन गया। परिवार के कारण ही आज मानव जाति अमर बनी हुई है। मानव के विकास के साथ साथ परिवार के अनेक रूप प्रकट हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण आधारशिला है समाज की, जिससे ही समाज की रचना हुई है, जिससे ही समाज का विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। और परिवार के अनेक रूप प्रकट हैं। परिवार के कई रूप हैं जिनको हम विभिन्न विभिन्न रूपों में देख सकते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में हमें परिवार के अनेक रूप देखने को मिलेंगे। मैकाइवर पेज को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, मैकाइवर पेज ही परिभाषा देते हुए परिवार की लिखते हैं, परिवार वह समूह है, जी हाँ दोस्तों, वह समूह है जो कि लिंग संबंध पर आधारित होता है और यह काफ़ी छोटा एवं इतना स्थायी है कि बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण करने योग्य है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि परिवार ही वह समूह है जहाँ स्त्री पुरुष के यौन संबंधों को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, परिवार में ही विवाह होता है और स्त्री पुरुष के यौन संबंधों को सामाजिक स्वीकृति भी प्राप्त होती है, जिससे परिवार में ही संतानें जन्म लेती हैं और उनका भरण पोषण भी किया जाता है। और इसमें कह रहा दोस्तों, ग्रामीण एवं नगरीय परिवारों में भी भेद पाया जाता है। ग्रामीण परिवार ग्रामीण पर्यावरण और कारकों से प्रभावित होते हैं। कृषि की प्रधानता एवं प्रकृति पर निर्भरता ग्रामीण समाज को ग्रामीण समाज और कारकों से प्रभावित होते हैं। कृषि की प्रधानता एवं प्राकृतिक रूप से निर्भरता ग्रामीण समाज की मूल विशेषताएं हैं, जो परिवार को भी प्रभावित करती हैं। ग्रामीण परिवार का सबसे छोटा रूप पति पत्नी होता है और बच्चों से मिलकर बनता है। समाज के विकास के साथ साथ परिवार के अनेक रूप प्रकट हुए हैं। डॉक्टर रिवर्स का मत है, जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर रिवर्स जी कहते हैं कि अखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था में गोत्र का प्रचलन रहा होगा। अखेट एवं भोजन के संग्रह की अवस्था में अखेट का प्रचलन रहा होगा। पशुपालन और खुरपी कुदाल कृषि की अवस्था में मात्र स्थानीय संयुक्त परिवार रहे होंगे। पशुपालन के साथ साथ हल से कृषि कार्य किया जाने लगा तो पित स्थानीय संयुक्त परिवार का उदय हुआ। वर्तमान औद्योगिकी पूंजीवादी व्यवस्था ने केंद्रीय अथवा नाभिकीय परिवार, जिसमें माता पिता और अवयस्क बच्चे होते हैं, जो जन्म दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो जन्म दिए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों, और अंत तक देखने के लिए थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर कुछ पूछना हो तो। जय हिंद दोस्तों, जय माता रानी, आप सभी का दिन शुभ हो।